मैं हूं डॉक्टर फैजी और आप देख रहे हैं चैनल रॉयट क्लासेस। चैनल रॉयट क्लासेस के कोर्स कोड 01 में आपका स्वागत है। कोर्स कोड 01 में ये चैप्टर 25 है। चैप्टर 25 है, नाम इसका सॉल्यूशन है। सीरीज जो है वो VSTH है और इसका 17th एपिसोड है, 17वां एपिसोड है। इसके पहले आपने 16 एपिसोड देख रखे होंगे, है ना। 16वां एपिसोड में हम लोग सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन देख रहे थे, यानी कि लिक्विड में सॉलिड इन लिक्विड देख रहे थे, है ना। यानी कि लिक्विड में हमने सॉलिड मिलाया था, लिक्विड सॉल्वेंट था और सॉलिड जो था वो सॉल्यूट था। सॉलिड जो था वो सॉल्यूट था। हमने लिक्विड में सॉलिड मिलाया था और एक सॉल्यूशन बना था। जब इस तरीके के सॉल्यूशन की बात होती है तो तुरंत एक टर्म हमारे सामने आता है, सॉलिबिलिटी। फिर हम लोगों ने पिछले ही सीरीज में सॉलिबिलिटी को एक्सप्लेन किया था। सॉलिबिलिटी को एक्सप्लेन करने के बाद फैक्टर्स की बात की थी, फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉलिबिलिटी की बात की थी। उसमें हम लोगों ने सबसे पहला फैक्टर्स लिया था हाइड्रेशन एनर्जी एंड लैटिस एनर्जी। तो यहीं से हम लोग शुरू करते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉलिबिलिटी। फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉलिबिलिटी। इसमें सबसे पहला जो है वो है हाइड्रेशन एनर्जी एंड लैटिस एनर्जी। हाइड्रेशन एनर्जी एंड लैटिस एनर्जी। अब देखिए कि हाइड्रेशन एनर्जी और लैटिस एनर्जी किस तरीके से सॉलिबिलिटी को प्रभावित करता है। याद रखिए, सॉलिबिलिटी के लिए जो सॉल्यूट हमारे पास है वो है सॉलिड दो किस्म के हो सकते हैं, या तो कोवलेंट कंपाउंड होगा या आयनिक कंपाउंड होगा। बेसिकली ये आयनिक कंपाउंड पे लागू है। ऐसा नहीं है कि कोवलेंट कंपाउंड्स के कुछ केसेस नहीं है, लेकिन बेसिकली ये आयनिक कंपाउंड पे लागू है। तो ये किस तरीके से सॉलिबिलिटी को इफेक्ट करता है उस पर गौर करिए। पहले आप ये समझिए कि हाइड्रेशन एनर्जी का मतलब क्या है और लैटिस एनर्जी का मतलब क्या है ना। लैटिस एनर्जी से शुरू करते हैं। जब एक आयनिक कंपाउंड Ca है, मान लेते हैं Ca क्या है, आयनिक कंपाउंड है। ये जब ब्रेक करेगा तो बनेगा C प्लस A माइनस, C प्लस A माइनस। Ca क्या है, Ca एक आयनिक कंपाउंड है। ये जब टूटेगा C प्लस और A माइनस में टूटेगा, कैटायन में, तो इसमें एनर्जी इन्वॉल्व होगा। उस एनर्जी को हम लैटिस एनर्जी कहेंगे। उस एनर्जी को क्या कहेंगे, लैटिस एनर्जी कहेंगे। ये पॉजिटिव होगा, यानी कि एंडोथर्मिक प्रोसेस होगा, समझिए इस बात को क्या मतलब है। देखिए, कैटायन जो है एनायन के साथ किस तरीके से जुड़ा हुआ है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के तहत जुड़ा हुआ है। ये इन दोनों के बीच में एक अट्रैक्शन है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से कैटायन और एनायन के बीच में। बात समझ में आ रहा है ना। एक कैटायन और एनायन के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। जब इसे हम कैटायन और एनायन के रूप में बदलेंगे तो क्या करना होगा, मुझे कैटायन एनायन को टर्न आउट करना होगा, फाड़ कर हटाना होगा, अलग करना होगा। अलग करने के लिए क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। एनर्जी कहां से मिलेगा, कैटायन के अंदर से नहीं मिलेगा, बाहर से मिलेगा। ये जो ये कंपाउंड के अंदर से नहीं मिलेगा। कंपाउंड जो Ca है, अगर उसे हम सिस्टम मान लें, थर्मोडायनेमिक्स आपने पढ़ा है कि किसी भी पार्ट को, जो एक्सपेरिमेंटल पार्ट है, उसे हम सिस्टम कह सकते हैं। तो Ca एक सिस्टम मान लिया जाए तो Ca को तोड़ने के लिए, Ca अगर एक सिस्टम मान लिया जाए तो उसे तोड़ने के लिए, कैटायन और एनायन में तोड़ने के लिए मुझे एक्सटर्नल एनर्जी देने की जरूरत पड़ेगी। एक्सटर्नल एनर्जी मतलब सराउंडिंग से एनर्जी आएगी। तो सराउंडिंग से एनर्जी देने के लिए आप क्या कर सकते हैं, उसे हिला सकते हैं, शेक कर सकते हैं, या फिर बाहर से थोड़ा सा टेम्परेचर का चेंज होने के कारण वो खुद ले ले। जैसे भी हो, इसे एनर्जी की दरकार है कि कैटायन प्लस एनायन में बदले। अगर इसे डिसॉल्व होना है तो इसे सबसे पहले कैटायन और एनायन में बदलना होगा, और फिर ये कैटायन एनायन में बदल करके होमोजेनसली डिस्ट्रीब्यूट होना होगा। लेकिन यहां भी एक मामला बनता है, जब ये कैटायन एनायन में बदल गया तो आप देखिए कैटायन और एनायन के ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है।
बदलने को बदल जाएगा, लेकिन बदलने के बाद फिर वापस जुड़ जाएगा। क्या है? क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, और चूंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, आपस में जुड़ जाएगा तो वापस Ca बन जाएगा, और जब Ca बन जाएगा तो इसकी सॉल्युबिलिटी नहीं होगी, ये सॉल्युबल नहीं होगा, डिसॉल्व नहीं होगा। इसलिए डिसोल्यूशंस के लिए जरूरी है कि बने हुए केटायन और एनायन को एक दूसरे से जुदा किया जाए, विदा किया जाए, अलग किया जाए। कैसे होगा भाई एक दूसरे से अलग? तो इसके लिए होगा ये कि केटायन और एनायन को जो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स हैं, केटायन और एनायन को जो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स हैं, वो क्या करेंगे? एक किस्म से अरेस्ट कर लेंगे, गिरफ्तार कर लेंगे। एक किस्म से क्या करेंगे? अरेस्ट करेंगे, गिरफ्तार करेंगे, और गिरफ्तार करके अलग अलग करेंगे। इस गिरफ्तारी को ही हाइड्रेशन कहते हैं, इससे में इन्वॉल्व एनर्जी को ही हाइड्रेशन एनर्जी कहते हैं। कैसे होगा? सो देखिए, C+ पानी के साथ NH2O, मान लिया सॉल्वेंट पानी है, ये C+ एक्वस बनेगा। मतलब समझा आपने? होगा क्या अगर इसको पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन किया जाए तो C+ जो है, C+ बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करेगा। आपको मालूम है वाटर में ऑक्सीजन पर नेगेटिव है और हाइड्रोजन पर पॉजिटिव है, हाइड्रोजन पर पॉजिटिव है। इसे जब हम जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? C+ जो है, C+ क्या हो जाएगा? पानी के साथ इंटरेक्शन शो करेगा। पानी का कौन सा पार्ट? नेगेटिव पार्ट। पानी का कौन सा पार्ट? नेगेटिव पार्ट इंटरेक्ट करेगा, नेगेटिव पार्ट इंटरेक्ट करेगा। यानी C+ को एक बार C+ और A- जब अलग होगा तो पानी इस केटायन को चारों तरफ से घेर लेगा। अब घेर लेने के बाद एनायन के साथ इसका संपर्क बनाना मुश्किल है। यानी एक किस्म से देखिए तो केटायन को सब पानी के मॉलिक्यूल ने या सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल ने गिरफ्तार कर लिया। अब इस गिरफ्तारी की हालत में इसे होमोजेनसली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। क्लियर है? अब आप जरा सोचिए, जब हम किसी दो चीजों जो अट्रैक्शन है, यहां भी अट्रैक्शन है C और A के बीच, इन दोनों को के अट्रैक्शन को अगर हम तोड़ते हैं तो एनर्जी की जरूरत पड़ती है। तो अपोजिट प्रोसेस में क्या होगा? एनर्जी रिलीज होगी। अगर हम Ca को तोड़ते हैं, C+A- को, तो एक्सटर्नल सोर्स से एनर्जी जाना है, सराउंडिंग से एनर्जी जाना है। इस प्रोसेस को हम एंडोथर्मिक प्रोसेस कहेंगे, क्योंकि सिस्टम ने एनर्जी एब्जॉर्ब किया। लेकिन अब क्या है? अब ये C+ जो है वाटर मॉलिक्यूल के साथ जुड़ रहा है। C+ जब वाटर मॉलिक्यूल के साथ जुड़ेगा तो निश्चित रूप पर अब ये अपोजिट प्रोसेस है। यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, O पे नेगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज के बीच में अट्रैक्शन हो रहा है। पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच में जब अट्रैक्शन होगा तो बड़ी निश्चित सी बात है कि अब एनर्जी सिस्टम से रिलीज होगा, यानी ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा। कैसा प्रोसेस होगा? एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा। इसे हम ΔHC+ लिख सकते हैं, ΔHC+। ΔHC+ का मतलब क्या है? हाइड्रेशन एनर्जी फॉर केटायन, हाइड्रेशन एनर्जी फॉर केटायन। और ये क्या होगा? नेगेटिव होगा, यानी एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा, एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा। क्लियर हो गई बात? ये क्या होगा? एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा। ठीक इसी तरीके से एनायन, ये जो एनायन निकला है, इसे भी अरेस्ट किया जाएगा। इसे भी वाटर के मॉलिक्यूल अरेस्ट करके होमोजेनसली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। इसे भी वाटर के मॉलिक्यूल चारों तरफ से घेर लेंगे। इस बार घेरने में जो वाटर के मॉलिक्यूल हैं उनका पॉजिटिव पार्ट यानी H का पार्ट जो है काम करेगा। कैसे होगा भाई? A- जो बना है उसे बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल घेरेंगे। कैसे घेरेंगे भाई? इसमें होगा क्या कि A- जो है वाटर मॉलिक्यूल के साथ इस तरीके से घिर जाएगा। जैसे ये A- है प्लस ये वाटर है, वाटर में H क्या है? H पॉजिटिव पार्ट है, और ये क्या है? नेगेटिव पार्ट है, ये नेगेटिव पार्ट है। ये कैसे जुड़ेगा? A- को पानी का H पार्ट चारों तरफ से घेर लेगा। इस तरीके से चारों तरफ से घेर लेगा। पानी को का A- पार्ट जो है, पानी का जो पार्ट है A- वो चारों तरफ से घेर लेगा, और इस तरीके से ये क्या हो जाएगा? डिसॉल्व हो जाएगा। इस तरीके से ये क्या हो जाएगा? डिसॉल्व हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? अब ये होमोजेनसली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, यानी केटायन एनायन को वाटर के मॉलिक्यूल घेर करके अलग कर देंगे। क्लियर हो गई बात? अब यहां भी क्या हो जाएगा? ये भी क्या है? अट्रैक्शन प्रोसेस है, और अट्रैक्शन प्रोसेस क्या होना चाहिए?
एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस, यानी कि यहां भी हाइड्रेशन एनर्जी होगा, इसे हम डेल्टा एच ए माइनस कर सकते हैं, ठीक है, बराबर नेगेटिव। ये भी एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा, ये भी एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा। तो मेरे सामने क्या मिला, मेरे सामने क्या मिला, दो किस्म की एनर्जी, एक लैटिस एनर्जी जो कि एंडोथर्मिक है। एंडोथर्मिक इसलिए कि लैटिस एनर्जी का मतलब है अमाउंट ऑफ एनर्जी जो जरूरी है C+A को तोड़ने के लिए, यानी कि एनर्जी जो है एब्जॉर्ब हुआ है, तोड़ने में जो एनर्जी लगती है वो क्या है, एब्जॉर्ब हुआ है। लेकिन कैटायन एनायन जो टूटने के बाद बना है, उसको अगर हम पानी के साथ इंटरेक्ट कराते हैं, पानी उसको चारों तरफ से घेरता है, जिसे हम हाइड्रेशन प्रोसेस भी कहते हैं, तो इसमें एनर्जी रिलीज होती है। कैटायन के में भी एनर्जी रिलीज होगी और एनायन में भी एनर्जी रिलीज होगी। क्लियर है? यहां मैं लिखता चलूं, वेयर डेल्टा एच C+ इज इक्वल टू हाइड्रेशन एनर्जी फॉर कैटायन, हाइड्रेशन एनर्जी फॉर कैटायन, हाइड्रेशन एनर्जी फॉर कैटायन, हाइड्रेशन एनर्जी फॉर कैटायन डेल्टा एच A माइनस इज इक्वल टू हाइड्रेशन एनर्जी फॉर एनायन, हाइड्रेशन एनर्जी फॉर एनायन, एनायन का हाइड्रेशन एनर्जी है। डेल्टा एच C+ क्या है, कैटायन का। अगर हम हाइड्रेशन एनर्जी यानी टोटल हाइड्रेशन एनर्जी की बात करें, सीधे डेल्टा एच HYD लिख दें हाइड्रेशन, तो ये क्या हो जाएगा, डेल्टा एच C+ प्लस डेल्टा एच A माइनस, ये हमारा हाइड्रेशन एनर्जी हो जाएगा। कैटायन और एनायन का मिल करके जो एनर्जी होगा उसे हम टोटल हाइड्रेशन एनर्जी या सिंपली हाइड्रेशन एनर्जी कहते हैं। टोटल हाइड्रेशन एनर्जी या सिंपली हाइड्रेशन एनर्जी कहते हैं। तो इस तरीके से आपके सामने हाइड्रेशन एनर्जी है और लैटिस एनर्जी है। अब जरा सोचिए, लैटिस एनर्जी का काम क्या है, तोड़ने में इस्तेमाल होगा, और हाइड्रेशन एनर्जी का काम क्या है, जो कैटायन एनायन टूटेगा उसे सॉल्वेंट के साथ इंटरेक्ट करके अलग करने का काम है। तो सॉल्युबिलिटी तब तक मुमकिन नहीं, सॉल्युबिलिटी तब तक पॉसिबल नहीं जब तक के टूटे हुए कैटायन एनायन को, ठीक है, वाटर के मॉलिक्यूल या सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल सराउंड करके, घेर करके अलग अलग ना कर दे। अगर ये करने में नाकाम रहा, कैटायन और एनायन को नहीं कर पाएगा, तो वापस वो जुड़ जाएगा, और जब वापस जुड़ जाएगा तो फिर वो क्या हो जाएगा, एक मॉलिक्यूल के रूप में पानी में डिसॉल्व नहीं हो पाएगा। क्लियर है? तो अब डिसोल्यूशन के लिए दो एनर्जी है, एक हाइड्रेशन एनर्जी, एक लैटिस एनर्जी। लैटिस एनर्जी तोड़ने वाला, हाइड्रेशन एनर्जी तोड़ने का मतलब क्या है, एनर्जी देना पड़ेगा। हाइड्रेशन एनर्जी का मतलब क्या है, चूंकि इंटरेक्शन होगा तो एनर्जी रिलीज होगा। अब होगा क्या कि आप इसे समझिए, अगर आपने सपोज दैट सॉल्वेंट में आपने कुछ मॉलिक्यूल डाल दिए, क्या डाला आपने, एक सैंपल डाला। सैंपल का मतलब क्या हुआ, बहुत सारे मॉलिक्यूल जब आपने डाला तो ये क्या हो जाएगा, ये मॉलिक्यूल जो है इसमें जाकर सेटल कर जाएगा, अभी डिसॉल्व नहीं होगा। आप चीनी डालकर देखिए, नमक डालकर देखिए, अब क्या होगा, इसका एक मॉलिक्यूल कैटायन प्लस एनायन में बदलेगा। एक मॉलिक्यूल अगर कैटायन प्लस एनायन में बदलता है, मान लेते हैं कि एक मॉलिक्यूल, एक साथ 10 मॉलिक्यूल भी हो सकता है, एक मॉलिक्यूल कैटायन और एनायन में बदल रहा है, तो देयर इज रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी। लेकिन बहुत छोटा सा अमाउंट अगर मॉलिक्यूल का टूटता है, गौर से सुनिएगा, बहुत छोटा सा अमाउंट टूटता है, मान लीजिए 4-5 मॉलिक्यूल टूटता है, या 10 मॉलिक्यूल टूटता है, 100 मॉलिक्यूल टूटता है, तो उसके लिए एनर्जी जो है अवेलेबल है, वो सराउंडिंग से इतनी एनर्जी का आदान प्रदान सिस्टम और सराउंडिंग में हो रहा है, उतने एनर्जी से ये आराम से टूट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है इसको। इतना सिस्टम में ये जो पानी है ना, पानी में हमने डाला है मान लिया, या सॉल्वेंट में डाला है, तो इतना सिस्टम के पास सराउंडिंग से एनर्जी का लेन देन चलता रहता है। क्योंकि इतना तो तोड़ ही सकता है, 1-2 को तोड़ सकता है, लेकिन ज्यादा को नहीं तोड़ सकता। अब 1-2 जोड़ा तोड़ दिया गया, तो मान लेते हैं, ऐसे समझिए, मान लेते हैं 5 जूल इसे तोड़ने में लगे, मान लेते हैं। अब तोड़ने के बाद जब इसे कैटायन और एनायन को जब घेरा गया, पानी ने घेरा, तो 10 जूल एनर्जी निकल गया। तो नेट इफेक्ट क्या हो गया, इस सिस्टम को 5 जूल का एनर्जी का बेनिफिट हो गया। अब ये 5 जूल एनर्जी कहां जाएगा, या तो नियरेस्ट सराउंडिंग में जाएगा, लेकिन नियरेस्ट सराउंडिंग कौन है, दूसरा मॉलिक्यूल। अब हमारा सिस्टम तो Ca है ना, पूरा वाटर मॉलिक्यूल तो है नहीं, Ca है, तो Ca जब टूटेगा तो इसके नजदीक कौन है, ये नियरेस्ट मॉलिक्यूल जो है, नियरेस्ट मॉलिक्यूल, ये नियरेस्ट मॉलिक्यूल एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा और फिर ये टूट जाएगा।
ठीक है। ऐसे करते हुए क्या होगा, लगातार दूसरे मॉलिक्यूल, तीसरे मॉलिक्यूल, चौथे मॉलिक्यूल टूटते जाएंगे। तो जब ऐसे टूटता जाएगा तो नतीजे में क्या होगा, धीरे धीरे एक एक करके सारे के सारे मॉलिक्यूल कैटायन और एनायन में बदलेगा, और कैटायन और एनायन में बदल करके हाइड्रेशन होगा, हाइड्रेशन से एनर्जी निकलेगी, वो दूसरे मॉलिक्यूल में चला जाएगा, दूसरे मॉलिक्यूल को तोड़ने में काम आ जाएगा, फिर वो टूटेगा, फिर उसके हाइड्रेशन होगा, उससे निकली हुई एनर्जी तीसरे मॉलिक्यूल में चला जाएगा। इस तरीके से 1 by 1 सारे मॉलिक्यूल ब्रेक कर जाएंगे, कैटायन एनायन में टूट जाएगा, और कैटायन एनायन में टूटने के बाद क्या हो जाएगा, होमोजेनसली डिस्ट्रीब्यूट होगा। अब ऐसे सोचिए, मान लेते हैं 5 जूल एनर्जी इसमें लगा और हाइड्रेशन में 3 ही जूल एनर्जी निकला, तो क्या होगा भाई, क्या वो अगले मॉलिक्यूल को तोड़ सकता है, नहीं तोड़ सकता। अब अगला मॉलिक्यूल नहीं टूटेगा, तो इसका मतलब क्या है, ये आगे प्रोसेस नहीं करेगा, आगे प्रोग्रेस नहीं करेगा, यानी नेक्स्ट कैटायन एनायन नहीं टूटेगा। जब नेक्स्ट कैटायन एनायन नहीं टूटेगा तो ये डिसॉल्व भी नहीं होगा। इसलिए डिसॉल्व होने के लिए जरूरी क्या है कि लैटिस एनर्जी और हाइड्रेशन एनर्जी में हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होना चाहिए, लैटिस एनर्जी कम होना चाहिए। लैटिस एनर्जी कम है, हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा है, यानी तोड़ने के लिए, कैटायन और एनायन में बनाने के लिए, मॉलिक्यूल को कैटायन और एनायन में बदलने के लिए क्या करने की जरूरत है, लैटिस एनर्जी की जरूरत है। कैटायन एनायन में बदलने के लिए लैटिस एनर्जी की जरूरत है, और वो लैटिस एनर्जी कहां से आना है, हाइड्रेशन एनर्जी से आना है। इसलिए हाइड्रेशन एनर्जी मस्ट बी ग्रेटर देन लैटिस एनर्जी। तो अगर इस तरीके से बात हम करें तो केस हम बना सकते हैं कि अगर लैटिस हाइड्रेशन एनर्जी ग्रेटर देन लैटिस एनर्जी है, केस हम बना सकते हैं। अगर हम केस बनाए हाइड्रेशन एनर्जी He हाइड्रेशन एनर्जी ग्रेटर देन लैटिस एनर्जी, तो इसका क्या मतलब है, दिस इंप्लाइज मॉलिक्यूल्स आर सॉल्युबल, यानी मॉलिक्यूल डिसॉल्व हो जाएगा। दैट मींस मॉलिक्यूल्स आर सॉल्युबल, मॉलिक्यूल्स जो है डिसॉल्व हो जाएगा, मॉलिक्यूल्स आर सॉल्युबल। और अगर हम केस बनाए, सपोज दैट केस बनाए कि हाइड्रेशन एनर्जी लेस देन लैटिस एनर्जी, अब क्या होगा कि हाइड्रेशन एनर्जी कम है, लैटिस एनर्जी ज्यादा है, यानी तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए, और टूटने के बाद एनर्जी कम मिल रहा है, तो नतीजा में क्या होगा, मॉलिक्यूल्स आर इनसॉल्युबल, मॉलिक्यूल्स इनसॉल्युबल होगा। बात समझ में आ रहा है। तो ये आप देखिए, हाइड्रेशन एनर्जी और लैटिस एनर्जी के कारण भी सॉल्युबिलिटी इफेक्टेड है, हाइड्रेशन एनर्जी और लैटिस एनर्जी के कारण भी सॉल्युबिलिटी जो है इफेक्टेड है। अगर हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा है, लैटिस एनर्जी कम है, तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगा, और अगर हाइड्रेशन एनर्जी कम है, लैटिस एनर्जी ज्यादा है, तो इनसॉल्युबिलिटी बढ़ेगा। क्लियर है, कहीं कोई दिक्कत? तो एक फैक्टर था हाइड्रेशन एनर्जी एंड लैटिस एनर्जी। दूसरा फैक्टर हम देखेंगे नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। दूसरा फैक्टर है नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, लिखेगा नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। दूसरा लिखेगा नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। दूसरा है नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, लिखेगा नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। एक स्लोगन है केमिस्ट्री में, इस स्लोगन को याद रखिए। स्लोगन समझते हैं, नारा है ना, अब की बार सॉल्यूशन की सरकार, ठीक है। तो लिखिए नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। सॉल्वेंट क्या है भाई, सॉल्वेंट और सॉल्यूट के संबंध में एक नारा है कि लाइक डिसॉल्व्स लाइक, लाइक डिसॉल्व्स लाइक, लाइक डिसॉल्व्स लाइक, लाइक डिसॉल्व्स लाइक मतलब जो सेम है। लाइक डिसॉल्व्स लाइक का मतलब है पोलर डिसॉल्व करेगा पोलर को, और नॉन पोलर डिसॉल्व करेगा नॉन पोलर को। दैट इज पोलर डिसॉल्व्स पोलर मॉलिक्यूल, पोलर डिसॉल्व्स पोलर मॉलिक्यूल, और नॉन पोलर डिसॉल्व्स नॉन पोलर मॉलिक्यूल, नॉन पोलर डिसॉल्व्स नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, नॉन पोलर डिसॉल्व्स नॉन पोलर मॉलिक्यूल, पोलर डिसॉल्व्स पोलर मॉलिक्यूल, नॉन पोलर डिसॉल्व्स
नॉन पोलर मॉलिक्यूल, नॉन पोलर डिजॉल्व्स नॉन पोलर मॉलिक्यूल। क्लियर है? तो इस तरीके से आपने क्या देखा, सॉलिड और सॉल्वेंट के नेचर पर भी निर्भर करेगा, सॉलिड और सॉल्वेंट के नेचर पर भी ये सब कुछ निर्भर करेगा। चलिए, तो ये तो था दूसरा फैक्टर। क्लियर है? ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, कितनी बार हो चुका है। तीसरे जो फैक्टर्स है वो है टेम्परेचर। नेक्स्ट फैक्टर जिस पर सॉलिबिलिटी निर्भर करता है वो है टेम्परेचर। लिखिएगा टेम्परेचर। नेक्स्ट फैक्टर जो है वो है टेम्परेचर। राइट डाउन टेम्परेचर। टेम्परेचर, टेम्परेचर का क्या मतलब है? टेम्परेचर का क्या मतलब है? अच्छा, आप एक कॉमन एक्सपीरियंस देखिए, आप कॉमन एक्सपीरियंस करिएगा। आप घरों में भी एक्सपीरियंस देखा होगा, जब हम चीनी की चाशनी बनाते हैं, है ना, तो पानी में चीनी डाल देते हैं, गर्म करते तो और चीनी उसमें डिजॉल्व हो जाता है। इसका मतलब क्या है? टेम्परेचर बढ़ने पर सॉलिबिलिटी बढ़ा। तो ये तो चलिए कॉमन एक्सपीरियंस है, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी केसेस हैं जिसमें टेम्परेचर बढ़ाने पर सॉलिबिलिटी घटती है। बहुत सारे ऐसे भी केसेस हैं जिसमें टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या होता है? सॉलिबिलिटी घटता है। अब सवाल है कि कब घटता है और कब बढ़ता है, इसे देखा जाए। इसके लिए मैं आपको दो केस दिखाता हूं, दो केस दिखाता हूं। एक केस है कि अगर सॉल्यूट को सॉल्वेंट के साथ मिलाया जाए, क्या बन जाएगा? सॉल्यूशन। सॉल्यूशन ये रिवर्सिबल प्रोसेस होता है भाई साहब, रिवर्सिबल प्रोसेस। और ये मान लेते हैं डेल्टा एच पॉजिटिव है। पॉजिटिव मतलब एंडोथर्मिक है, पॉजिटिव मतलब एंडोथर्मिक प्रोसेस है। पॉजिटिव का मतलब है एंडोथर्मिक प्रोसेस है। सॉल्यूट को अगर हम सॉल्वेंट के साथ मिला दें, सॉल्यूशन बनेगा। डेल्टा एच पॉजिटिव है, एंडोथर्मिक प्रोसेस है। एग्री? मान लेते हैं ये केस है, बहुत सारे केसेस हैं ऐसे। ठीक है, आप इसे डेली लाइफ में भी फील कर सकते हैं, खास करके जब गर्मी का मौसम हो और आप एक पतले शीशे, ऐसा कांच का गिलास लें जो पतला हो, ठीक है, उसमें पानी डाल करके बड़े अमाउंट में ग्लूकोन डी वगैरह डालिए, तो आप देखिएगा कि पानी की दीवार ठंडी हो जाती है। मतलब पानी की दीवार नहीं, कांच की दीवार ठंडी हो जाती है। क्यों ठंडी हो जाती है? क्योंकि जब पानी और चीनी, पानी और ग्लूकोन डी, ग्लूकोज जब आपस में मिलता है, ये डिजॉल्व होता है, तो ये एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है। पानी और ग्लूकोज एक सिस्टम है और वो एंडोथर्मिक है, इसका अंदर नियरेस्ट सराउंडिंग से वो एनर्जी लेगा। और नियरेस्ट सराउंडिंग कोई और नहीं है, वो गिलास जो है, कांच का गिलास है, उसकी दीवार है। जब कांच की गिलास की दीवार से एनर्जी वो एब्स्ट्रैक्ट करेगा, खींचेगा, तो कांच की दीवार का टेम्परेचर कम होगा, जिससे आपको कूलिंग इफेक्ट्स दिखेगा। ठीक है, कूलिंग इफेक्ट्स महसूस होगा। और इस तरीके का इफेक्ट डेली लाइफ में आप देख सकते हैं। तो ये सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट है जो कि सॉल्यूशन बन रहा है, एंडोथर्मिक प्रोसेस है। एग्री? अब देखिए, इस केस में बात करिए कि अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाता हूं, इस केस में अगर बात करें कि अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाता हूं, टेम्परेचर इंक्रीजेज, चूंकि ये क्या है भाई, आप देखिए टेम्परेचर मैंने इंक्रीज किया। आप बताइए ये प्रोसेस कौन है? एंडोथर्मिक, और क्या है? रिवर्सिबल है। तो इस पर लागू होगा ली चैटेलियर प्रिंसिपल्स। ली चैटेलियर प्रिंसिपल्स, ली चैटेलियर प्रिंसिपल जो है, कौन सा प्रिंसिपल है? ये एक ऐसा प्रिंसिपल है जो इनर्शिया प्रिंसिपल है, इक्विलिब्रियम के लिए इनर्शिया है। वो ये कहता है ली चैटेलियर प्रिंसिपल कि कोई भी इक्विलिब्रियम अपने पूर्व हालत में रहना चाहता है, अपने एग्जैक्ट हालत में रहना चाहता है, वो नहीं चाहता कि उसमें कोई तब्दीली हो। अगर आप इक्विलिब्रियम में कोई चेंज लाने की कोशिश करिएगा तो इक्विलिब्रियम अपने तई, इक्विलिब्रियम अपने आप उस चेंज का विरोध करेगा। अभी क्या है? आपने टेम्परेचर बढ़ाया, यानी कि सॉल्यूट सॉल्वेंट और सॉल्यूशन नाम के सिस्टम में सॉल्यूट सॉल्वेंट मिलकर सॉल्यूशन बना है। उस सिस्टम में आपने क्या किया है? आपने टेम्परेचर बढ़ाया है। टेम्परेचर बढ़ाने के को, बढ़े हुए टेम्परेचर को ये का विरोध करेगा। कैसे विरोध करेगा? वो बढ़े हुए टेम्परेचर को, मान लिया आपने 5 डिग्री से बढ़ाया है, तो वो ये चाहेगा कि वो 5 डिग्री कम कर दे। कैसे कम कर सकता है? 5 डिग्री कम इसी सूरत में हो सकता है कि कुछ और सॉल्यूट और सॉल्वेंट आपस में डिसॉल्व होकर के सॉल्यूशन बने, ताकि कुछ एनर्जी उसमें एब्जॉर्ब हो जाए। टेम्परेचर जो 5 डिग्री बढ़ा है वो हीट एनर्जी के कारण ही तो बढ़ा है। टेम्परेचर बढ़ाने का मतलब सिस्टम में आपने हीट एनर्जी दिया है,
टेम्परेचर बढ़ाने का मतलब क्या है, सिस्टम में आपने हीट एनर्जी दे दिया है, अब बढ़े हुए हीट एनर्जी को ये अगर कम करना चाह रहा है तो एक ही सूरत है कि फॉरवर्ड रिएक्शंस हो। फॉरवर्ड रिएक्शंस होने का मतलब क्या है, सॉल्यूट और डिसॉल्व हो। अगर सॉल्यूट और डिसॉल्व होगा तो एंडोथर्मिक प्रोसेस होने के कारण हीट सिस्टम में एब्जॉर्ब हो जाएगा और टेम्परेचर मेंटेन हो जाएगा। इसलिए क्या है कि अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेगा इस केस में तो ये फॉरवर्ड रिएक्शन शो करेगा, और अगर फॉरवर्ड रिएक्शन शो होगा तो इसका मतलब है ज्यादा सॉल्युबिलिटी डिसॉल्व होगा, दैट मींस सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करेगा, दैट मींस सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करेगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो सीधी सी बात है, टेम्परेचर इंक्रीजेज, दिस इंप्लाई फॉरवर्ड प्रोसेस अकर्स, फॉरवर्ड प्रोसेस अकर्स, forward process occurs, forward process occurs, temperature increases, that means forward process occurs, if forward process occurs that means अगर forward process हो रहा है इसका मतलब क्या होगा, solubility increases, solubility increases, solubility increases, इसका मतलब है कि solubility इंक्रीज कर जाएगा। फॉरवर्ड प्रोसेस अकर्स, दैट मींस solubility इंक्रीजेज, solubility इंक्रीज कर जाएगा। बड़ी सीधी सी बात है, ये ली चैटेलियर प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग है। अगर कहे हुए एक्सप्लेनेशन क्या है तो आप एक्सप्लेनेशन में लिखेगा अकॉर्डिंग टू ली चैटेलियर प्रिंसिपल्स। एक्सप्लेनेशन की अगर बात की जाए तो सीधी सी बात है, अकॉर्डिंग टू ली चैटेलियर प्रिंसिपल्स, अकॉर्डिंग टू, अकाउंट नहीं है, अकॉर्डिंग टू हम लोग यहाँ लिखते हैं इस तरीके से, है ना, अकॉर्डिंग टू ली चैटेलियर प्रिंसिपल, ली चैटेलियर principles, according to Lee Chatelier principle, according to Lee Chatelier principles, Lee Chatelier principles के अकॉर्डिंग ये एक्सप्लेन होगा। क्लियर हो गई बात? अब हम लोग दूसरा केस देखें, ये था एंडोथर्मिक। अगर हम एक्सोथर्मिक की बात कर लें, नेक्स्ट केस देखिए, अगर मैंने सॉल्यूट को सॉल्वेंट में मिलाया, नेक्स्ट केस है, सॉल्यूट को सॉल्वेंट में मिलाया, सॉल्यूशन बना, लेकिन इस बार डेल्टा एच निगेटिव हो गया, पॉजिटिव नहीं है। डेल्टा एच क्या हो गया, नेगेटिव हो गया, पॉजिटिव नहीं है। डेल्टा एच निगेटिव का मतलब है एक्सोथर्मिक प्रोसेस, डेल्टा एच निगेटिव का मतलब है एक्सोथर्मिक प्रोसेस, एक्सोथर्मिक प्रोसेस, एक्सोथर्मिक प्रोसेस का मतलब है कि एनर्जी रिलीज हो रहा है। एक्सोथर्मिक प्रोसेस का मतलब क्या है, एनर्जी रिलीज हो रहा है। हाँ, तो हम लोग देख रहे थे कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट अगर आपस में मिलकर सॉल्यूशन बनाता है और डेल्टा एच निगेटिव है, डेल्टा एच निगेटिव मतलब एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। एक्सोथर्मिक प्रोसेस का मतलब ये है कि जब हम सॉल्यूट को सॉल्वेंट में मिलाएंगे और सॉल्यूशन बनेगा तो उससे एनर्जी रिलीज होगी। उससे क्या होगा, एनर्जी रिलीज होगी। आप एक लाइव एग्जांपल देख लीजिए, चूना को पानी में डालिए, है ना, अगर आप चूना के पत्थर ले लीजिए, मार्केट में मिलता है, उसे पानी में डालकर देखिए तो क्या होगा कि जिस बर्तन में आप डालेंगे वो बर्तन गर्म हो जाएगा। क्यों गर्म हो जाएगा, क्योंकि चूना जब पानी में घुल रहा है तो उससे एनर्जी रिलीज हो रही है। अब वो एनर्जी कहाँ रिलीज हो रहा है, सराउंडिंग में। आप बताइए कि नियरेस्ट सराउंडिंग कौन है, चूना पानी अगर सिस्टम है तो नियरेस्ट सराउंडिंग कौन है, सराउंडिंग है उस बर्तन की दीवार। तो बर्तन की दीवार को हीट एनर्जी मिलेगा, और अगर बर्तन की दीवार को हीट एनर्जी मिलेगा तो वो गर्म हो जाएगा, और अगर गर्म हो जाएगा तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा। तो निश्चित रूप से ऐसा सॉल्यूशन क्या कहलाएगा, एक्सोथर्मिक प्रोसेस। अगर आप एक्सोथर्मिक प्रोसेस है तो सॉल्वेंट के साथ मिल रहा है, सॉल्यूशन बन रहा है, और एक्सोथर्मिक प्रोसेस, ये क्या है भाई, ये रिवर्सिबल प्रोसेस होता है। ये क्या होता है, रिवर्सिबल प्रोसेस होता है, प्रोसेस रिवर्सिबल है। अब आप खुद बताइए कि अगर मैं इस कंडीशन में टेम्परेचर बढ़ा दूं, इस कंडीशन में टेम्परेचर इंक्रीज करें, इस कंडीशन में टेम्परेचर इंक्रीज करें, भाई टेम्परेचर इंक्रीज करने का मतलब, टेम्परेचर इंक्रीज करने का मतलब है एक्स्ट्रा हीट एनर्जी सिस्टम को दे देना, एक्स्ट्रा हीट एनर्जी सिस्टम को दे देना। अब एक्स्ट्रा हीट एनर्जी दे देंगे, पहले से ही सिस्टम के पास एनर्जी है, सिस्टम ने एनर्जी रिलीज कर रखा है और आपने एक्स्ट्रा दे रखा है। तो ली चैटेलियर प्रिंसिपल कहता है रिवर्सिबल प्रोसेस, कहीं भी रिवर्सिबल प्रोसेस हो रहा है वहां ली चैटेलियर प्रिंसिपल एप्लीकेबल है। और ली चैटेलियर प्रिंसिपल कहता है कि अगर कोई परिवर्तन होगा, अगर कोई चेंजेज होगा तो रिवर्सिबिलिटी या रिवर्सिबल प्रोसेस उस चेंज का प्रतिकार करेगा, विरोध करेगा, उस चेंज के अगेंस्ट में काम करेगा। तो आपने क्या किया, टेम्परेचर बढ़ा दिया। टेम्परेचर बढ़ाने का मतलब कि सिस्टम को आपने एनर्जी दे दिया, तो सिस्टम क्या करेगा, उस एनर्जी को कम करने का प्रयास करेगा। कम कैसे करेगा, अगर सॉल्यूट और सॉल्वेंट आपस में जुड़कर सॉल्यूशन बनते हैं तो एनर्जी रिलीज होता है।
तो अगर उल्टा हो जाए यानी कि सॉल्यूशन सॉल्वेंट और सॉल्यूट में चेंज हो जाए तो क्या होगा, एनर्जी एब्जॉर्ब होगा। तो हम जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी देंगे टेम्परेचर बढ़ा करके, जो हीट एनर्जी एक्स्ट्रा हम देंगे, वो एक्स्ट्रा एनर्जी क्या हो जाएगा, वो एक्स्ट्रा एनर्जी को रिवर्सिबल प्रोसेस जो है बैकवर्ड रिएक्शन करके, अपोजिट प्रोसेस करके एब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक है, एब्जॉर्ब कर लेगा। तो अगर एब्जॉर्ब किया यानी अपोजिट प्रोसेस होगा तो सॉल्यूशन किस में बदल जाएगा, सॉल्वेंट और सॉल्यूट में, यानी कि सॉल्यूट बाहर आ जाएगा। सॉल्यूट बाहर आने का मतलब है कि सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगा। तो ऐसे कंडीशंस में अगर टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है एक्सोथर्मिक प्रोसेस में तो सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो भाई क्या होना है, बैकवर्ड प्रोसेस शुरू होगा। क्या होगा, बैकवर्ड प्रोसेस शुरू होगा, बैकवर्ड प्रोसेस। और अगर बैकवर्ड प्रोसेस शुरू होगा तो नतीजा बताइए क्या हो जाएगा, नतीजा ये होगा कि सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस। नतीजा ये होगा कि सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस। अगर बैकवर्ड प्रोसेस होगा तो सॉल्युबिलिटी क्या होना है, डिक्रीज करना है, सॉल्युबिलिटी डिक्रीज कर जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने देखा कि अगर सॉल्यूट को लिक्विड में डालते हैं तो वो उसमें घुलेगा, डिसॉल्व होगा। अगर घुलेगा तो उसको सॉल्युबिलिटी कहेंगे। सॉल्युबिलिटी किसे कहते हैं हमने उसको डिफाइन कर दिया। सॉल्युबिलिटी किस किस फैक्टर से निर्धारित होता है, कौन कौन से फैक्टर सॉल्युबिलिटी पर असर डालता है वो भी देख लिया। हमने देखा कि हाइड्रेशन एनर्जी जो है और लैटिस एनर्जी मिलकर के सॉल्युबिलिटी डिसाइड करता है। फिर हमने नेचर ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल एंड सॉल्यूट मॉलिक्यूल भी चेक किया, टेम्परेचर के भी इफेक्ट देख लिए। तो हमारे सिलेबस के हिसाब से ठीक है, सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन के लिए इतना काफी है। अब कौन सा केस आएगा, अब केस आएगा गैस इन लिक्विड। गैस इन लिक्विड का मतलब गैस को हम पानी में डिसॉल्व कर देंगे, गैस इन लिक्विड। अब आप सोचिए, क्या आपने कभी एग्जांपल देखा है गैस इन लिक्विड में, यानी लिक्विड में गैस को डिसॉल्व होते हुए देखा है? एक एग्जांपल तो आज के डेट में कॉमन है, वो क्या है, वो है एरेटेड वाटर, या आपके ये कोल्ड ड्रिंक जो आजकल पीते हैं। कोल्ड ड्रिंक का मतलब समझ रहे हैं ना, वो जो थम्स अप है या कोको कोला है या पेप्सी, उसकी बात कर रहे हैं। आप जब उसके ढक्कन को खोलते हैं तो आपको एक फिज जैसा आवाज होता है और उससे कुछ गैस के निकलने का आप एक्सपीरियंस करते हैं। वो क्या है, वो असल में पानी में वो गैस या लिक्विड में वो गैस डिसॉल्व रहता है और ढक्कन की वजह से वो प्रेशर रहता है। जब ढक्कन हम खोलते हैं तो प्रेशर हटता है और जिसकी वजह से कुछ गैस उसमें से निकल जाता है। तो ये एक बहुत बेहतरीन और डेली लाइफ से जुड़ा हुआ एग्जाम्पल है जिसमें गैस लिक्विड में डिसॉल्व होता है। गैस किस में डिसॉल्व होता है, लिक्विड में। तो अब हम लोगों का जो केस है, नेक्स्ट केस गैस इन लिक्विड है, इसी पर हम लोग बात करेंगे और यही हेनरी लॉ भी आएगा। गैस इन लिक्विड, यहीं पर हेनरी लॉ भी आएगा। तो अब हम लोगों का अगला जो वीडियो सीरीज बनेगा जो कि 18 होगा, वो गैस इन लिक्विड होगा। क्या होगा भाई, गैस इन लिक्विड, इसी में हेनरी लॉ भी आएगा। ठीक है, तो चलिए आज इतना ही रहने देते हैं, इस वीडियो सीरीज में इतना ही रहने देते हैं। अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, शेयर जरूर करिए, है ना, सब्सक्राइब जरूर करिए। इसको करने की एक वजह है, अगर आप नहीं करेंगे तो मेरा भी मनोबल नहीं बढ़ेगा। तो बढ़िया से बढ़िया कंटेंट आपको, हम कंटेंट थ्योरी भी देना है, प्रॉब्लम का भी देना है, बोर्ड के प्रॉब्लम्स भी देने हैं, जेईई एडवांस के भी प्रॉब्लम देने हैं। इन सब के अतिरिक्त वो जो सिलेक्टेड प्रॉब्लम जो लास्ट वीडियो सीरीज बनना है, ठीक है, जो कि सिलेक्टेड प्रॉब्लम है, ये लगातार बदलने वाला सीरीज होगा। ये सब तो फिक्स है, ये तो एक बार आपने पढ़ लिया हो गया, वो लगातार बदलने वाला होगा। उसमें बढ़िया से बढ़िया रिसर्च करके आपके सामने क्वेश्चन आएगा। तो आपको भी करना ये चाहिए कि थोड़ा मनोबल बढ़ाने के लिए सब्सक्राइब करें और थोड़ा इसे ढंग से पढ़िए। क्लियर है? चलिए आज के लिए इतना ही, गुड डे।